नमस्कार। रविवार विशेष संडे स्पेशल आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे मुद्दों पर अक्सर चर्चा करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में पिछले एक सप्ताह में घटित हुई है और उनका एक विस्तृत विश्लेषण करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूं पिछले सप्ताह, लेकिन आज एक समग्र रूप से, एक विस्तृत रूप से इस पर आकलन करने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह मैंने दो वीडियो बनाए थे, एक शशि थरूर को लेकर और एक सलमान खुर्शीद को लेकर, और दोनों ही वीडियोस में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि भारत सरकार ने विदेशों में जो प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं उसमें सलमान खुर्शीद जैसे लोगों का जाना, शशि थरूर जैसे लोगों का जाना भारत के लिए और हमारे देश की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके लिए भी कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अब जैसे कि शशि थरूर और सलमान खुर्शीद की हम बात करें, दोनों नेताओं के वजूद को आप नकार नहीं सकते। दोनों नेताओं का अपना एक कद है, अपनी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है और सार्वजनिक रूप से उनकी एक विश्वसनीयता है। और दोनों ही लोग पार्टी लाइन को आंख मूंद कर नहीं पालन करते हैं। यह बात पहले भी कई बार साबित हो चुकी है और एक बार फिर से साबित होती नजर आ रही है। और खासतौर से अगर मसला राष्ट्रीय हित का हो तो दोनों नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात करते हैं। शशि थरूर ने विदेशों में कई जगह पर अपनी स्पीच जो दी, इसके अलावा कई इंटरेक्शन में वो शामिल हुए, उसमें शशि थरूर ने बार बार एक ही बात दोहराई कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, तब उसके बाद हमने उसका जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आप अगर आतंकवाद को अपनी जमीन पर पोषित होते हुए लगातार जारी रखेंगे तो फिर आप अलग थलग पड़ ही जाएंगे और भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप अपनी जमीन पर आतंकवादी पैदा करें, हमारे देश में भेजें और वो हमारे लोगों को मारकर चले जाएं, वो भी धर्म के नाम पर हिंसा फैलाकर। शशि थरूर एक बात और भी हमेशा कहते रहे हैं कि कांग्रेस की बात करूं अगर मैं, कि कांग्रेस को अपना एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको जनता से जुड़ना है, चाहते हैं कि जनता आपको वोट दे, जनता के साथ आपका जुड़ाव हो, तो आपको एक रोड मैप भी प्रस्तुत करना पड़ेगा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो इस तरह से काम करेगी, इस तरह से काम करेगी। उसका अभाव पार्टी में नजर आता है। और इसके अलावा उन्होंने कई बार अलग अलग स्पीचेज में, जो भारत में वो अलग अलग जगह पर जाते रहे, उन्होंने कई बार यह भी कहा है कि पार्टी को अतीत में नहीं उलझना चाहिए, कि कल क्या हुआ, आगे बढ़ जाना चाहिए। उनकी ये जो बातें हैं ना, ये राहुल गांधी की जो टकराव वाली राजनीति है उससे बिल्कुल उलट है। दोनों में कोई मेल नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हमें मोदी को गाली देनी है और यही पार्टी की लाइन है और आपको इसको फॉलो करना है। तो शशि थरूर जैसा इंटेलेक्चुअल इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकता। अब शशि थरूर ने बनाई थी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जिसको AIPC कहते हैं, और ये बड़ी अच्छी एक संगठन बनाया था शशि थरूर ने कांग्रेस में, प्रोफेशनल्स को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए। इस संगठन की ऐसी तैसी राहुल गांधी ने कर दी है। शशि थरूर जो इसको बनाने में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे थे, उनको ही इससे बाहर कर दिया गया है। आज कोई जानता ही नहीं है कि AIPC क्या कर रही है और इसका वजूद क्या है। यानी कि अपने थिंक टैंक को आपने खुद ही न्यूट्रलाइज कर दिया। यह राहुल गांधी की पॉलिसी है। तवलीन सिंह जानी मानी पत्रकार हैं, हालांकि उनका जो रवैया रहता है थोड़ा सा वामपंथी रहता है और अक्सर वो जो है कुछ इस तरह की बातें भी कह देती हैं जिससे मोदी या फिर बीजेपी को असहज होना पड़ता है। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहीं एक बात कही थी कि दरअसल राहुल गांधी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके मुकाबले शशि थरूर की बातों को विपक्ष के नेता, आम जनता भी और इंटेलेक्चुअल्स क्यों ज्यादा वैल्यू करते हैं, और इसीलिए शशि थरूर के सामने राहुल गांधी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और आपको याद होगा कि जब खड़गे का चुनाव हो रहा था, उनके सामने शशि थरूर ने पर्चा भरा, तो इसे राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से लिया और इसे माना कि यह उनके खिलाफ बगावत थी। राहुल गांधी के सभी करीबी सलाहकार एक साथ कट्टर शशि थरूर विरोधी हैं, ये सब लोग जानते हैं। और यहीं से शुरू होता है प्रतिभा पलायन का सिलसिला।
जिसके बारे में कांग्रेस में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह एक हार्श रियलिटी है, एक कटु सत्य है कि गांधी परिवार के प्रति वफादारी ही आज की तारीख में पार्टी में बने रहने की प्राथमिक मापदंड है। अगर आप इनके खिलाफ बोलते हैं तो आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने तो लिस्ट निकाली कि कौन कौन लोग छोड़ करके चले गए, लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई, किस किस का नाम लूं। कपिल सिब्बल गए, गुलाम नबी आजाद गए, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, सचिन पायलट जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कई लोग हैं जो जा चुके हैं पार्टी को छोड़कर, और ये पार्टी की एसेट थे। आने वाले समय में अगर गुलाम नबी आजाद और इन लोगों को छोड़ भी दिया जाए, कपिल सिब्बल को, तो आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो राहुल गांधी के समकक्ष हैं, उन्हीं के हम उम्र हैं। इन्हीं के दम पर तो आगे पार्टी चलनी थी, और ये पार्टी छोड़ करके चले गए। तो राहुल गांधी ने कभी इन चीजों को रियलाइज नहीं किया, ये तमाम विशेषज्ञ कहते हैं। सलमान खुर्शीद को भी लेकर आप ऐसा ही कह सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद का राजनीतिक कद उतना बड़ा नहीं है जितना शशि थरूर का है। शशि थरूर विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब तो 14 में भी हार गए थे, 19 में भी हार गए थे, इस बार तो उन्हें टिकट ही नहीं मिला। तो उनकी स्थिति दूसरी रही है सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद इंटेलेक्चुअल हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनका वजूद कम इस वजह से भी हुआ है, और पार्टी ने उन्हें इस वजह से भी किनारे किया है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक कद को, अपने आप को मास लीडर के रूप में डेवलप नहीं किया। जबकि शशि थरूर पार्टी के लाइन से बाहर जाकर भी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आ जाते हैं, यह उन्होंने कई बार साबित किया है। देखिए, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि जब ऐसा होता है कि पार्टी का शीर्ष लीडर जैसे कि राहुल गांधी हैं, वो कुछ कह रहे हैं और पार्टी के जो दूसरे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दूसरा थिंक टैंक के मेन लोग हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, तो फिर उससे होता यह है कि उससे पार्टी के अंदर वैचारिक बिखराव का संदेश जाने लगता है, और जो पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर इवन वोटर हैं, उन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। सबको ऐसा लगने लगता है कि यार पार्टी के नेताओं में आपस में नहीं बन रही है, हम इन पार्टी के नेताओं को वोट देकर के क्या करेंगे, और वहीं से पार्टी का नुकसान शुरू हो जाता है और नेतृत्व पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और जहां तक राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, अगर उनके ब्रांड की बात करें, एक जाने माने विशेषज्ञ हैं, ब्रांड एनालिस्ट जिनको कहते हैं, संदीप गोयल, उनका मैं कहीं पर बयान देख रहा था इसी वीडियो के रिसर्च के दौरान। तो संदीप गोयल ने एक बात बहुत बड़ी कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रांड राहुल और ब्रांड मोदी की तुलना करें तो ब्रांड राहुल मोदी के सामने इतना छोटा है, इतना छोटा है कि बस कुछ पूछिए मत। राजनीति में, राजनीति के क्षेत्र में क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता आपके ब्रांड को मजबूत बनाती है। हालांकि ये राजनीति में नहीं, हर क्षेत्र में लागू होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, अगर कोई साबुन भी खरीदते हैं, तो उसकी विश्वसनीयता पर आप अक्सर विचार करते हैं। मैं आपको बताता हूं छोटा सा उदाहरण। मेरे पिताजी बरसों से मार्गो साबुन से नहाते रहे। मैं अक्सर कहता था कि पिताजी इतने बढ़िया बढ़िया साबुन आते हैं, आप मार्गो लाते हो, हरे रंग का, कड़वी सी स्मेल होती है, खुशबू नहीं होती। तो उन्होंने मेरे सामने एक पुरानी एक फाइल रखी और उन्होंने एक पुरानी खबर के बारे में मुझे बताया कि एक टेस्ट कराया था सरकार की ऐसे किसी एजेंसी ने, नाम मैं भूल रहा हूं, शायद एफएसएसआई के द्वारा कराया गया था, कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, कि अगर ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें दूध मलाई है तो उसमें दूध मलाई है या नहीं, अगर इसमें नीम लिखा हुआ है तो उसमें नीम है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मार्गो साबुन को 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिले थे प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से, और उस दिन के बाद से मेरे पिताजी ने इसके अलावा कोई दूसरा साबुन यूज नहीं किया। हमें भी उसी की आदत पड़ गई। तो क्रेडिबिलिटी इस तरीके से बनती है। तो जो संदीप गोयल साहब ने ब्रांड को लेकर के कहा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता इसलिए बनती है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, और जो वो कर रहे हैं वही लोगों के सामने कहते हैं। वो राहुल गांधी की तरह से नहीं करते। नरेंद्र मोदी की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या फिर उनका जो एक ऑरा है, उसको हम त्रिकोणीय राजनीति के रूप में देख सकते हैं। एक तो उनकी वो छवि है जो डेवलपमेंटल है, विकास करना चाहती है। दूसरी छवि वो है जो वैश्विक स्तर पर देश को आगे बढ़ाना चाहती है, देश का नाम बड़ा करना चाहती है, इसमें भी वो सक्सेसफुल है। और एक सामाजिक नैरेटिव है उनका
कि साहब ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं तो उस पर अड़े रहते हैं, उस पर अडिग रहते हैं। तो एक क्लियरिटी है, एक नैरेटिव में बैलेंस है, और यही बैलेंस जो है राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा नेता बना देता है। दूसरी ओर राहुल गांधी की अगर बात करें, उनमें बड़ी अस्थिरता है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब जैसे वो किसानों के हित की बात करते हैं, आदिवासियों के हित की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन इन किसी भी मुद्दों से उनका जमीनी जुड़ाव खुद कभी नहीं रहा है। ना वो कभी एडमिनिस्ट्रेटर रहे, ना वो इन समुदायों से आते हैं, और ना इन समुदायों से कभी वो उस तरह का इंटरेक्शन करते हैं कि ये कहा जा सके कि साहब इनके पास रियल फीडबैक है। अब देखिए, पुराने जो कोट्स उनके मिलते हैं 2009 में, जब राहुल गांधी राजनीति में शुरू में सक्रिय हुए थे, सांसद बने थे, तो उस समय वो कहते थे कि जाति व्यवस्था बेकार है, इसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आज वो जातीय जनगणना पर अड़े हुए हैं और बड़े खुश होते हैं कि सरकार ने मेरे कहने पर जाति जनगणना करवा दी। आप पुराने रिकॉर्ड खंगालिए, विशेषज्ञों के बयान सुनिए। उनके पिता राजीव गांधी ये कहा करते थे कि साहब अगर आरक्षण व्यवस्था लागू होती है तो उससे इडियट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो राहुल गांधी की बयानी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता नरेंद्र मोदी के सामने लगभग शून्य है। एक और उदाहरण देता हूं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलते फिरे थे राहुल गांधी सारे देश में, और ये कहते थे कि मुझे नफरत कहीं नहीं दिखती, मुझे तो सब जगह मोहब्बत दिखती है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो जब नफरत का बाजार है ही नहीं, सब जगह आपको मोहब्बत दिख रही है, तो फिर आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसे खोल रहे हैं? उससे पहले तो आप कहा करते थे कि मोदी, आरएसएस, भाजपा ये सब नफरत फैला रही हैं, लोगों को आपस में बांट रही हैं। तो इस तरीके से उनकी बातों में एक दोगलापन स्पष्ट रूप से नजर आता है, और इससे उनके पार्टी के लीडर्स भी कंफ्यूज होते हैं और एक आम वोटर भी कंफ्यूज होता है कि यार इस आदमी को वोट दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, और इसी डबल थॉट में पार्टी का नुकसान होता है। राफेल के मुद्दे पर, हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, अननेसेसरी के मुद्दे थे, इनसे हमारे देश पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। केवल इसलिए कि साहब अडानी को नुकसान पहुंचाना है, अडानी मोदी का साथ देता है, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करो, शेयर मार्केट में नुकसान हुआ तो सारी देश की इकोनॉमी पर उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन राहुल गांधी को एक निजी आत्मिक संतुष्टि इन सब चीजों से मिलती है, वो इसलिए बार बार ऐसा करते रहते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बाद में फर्जी साबित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच कराई, वो भी उसने भी कहा कि सब बकवास है। राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बिल्कुल सही है, सौदा बिल्कुल सही हुआ है। पेगासस के मुद्दे पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भाई अगर हमारी देश की सेना, हमारी इंटेलिजेंस दुश्मनों से लड़ने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है तो गलत क्या है? तो राहुल गांधी का हर मुद्दा इस तरीके से बेकार हो जाता है। और उनकी पार्टी की बात करूं, उनकी पार्टी में उनके प्रति विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही है। पहले से ही ग्रुप 23 तो बना ही था 2020 में, उसके बाद भी देखिए, अभी हाल ही का उनका एक बयान देख लीजिए, गुजरात में गए थे और कह रहे हैं कि गुजरात के कुछ कांग्रेस नेता बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, अगर 20-30 लोगों को निकाल दो तो पार्टी सुधर जाएगी। अब पूरी पार्टी में एक इस तरह का माहौल बन गया कि यार हमारा टॉप लीडर हमारे पे भरोसा ही नहीं कर रहा। हर आदमी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा, हर कार्यकर्ता देखने लगा कि यार ये गलत है, राहुल गांधी ने इसके बारे में कहा है, इसके बारे में कहा है। इससे आपकी पार्टी को क्या फायदा होता है? और राहुल गांधी लगातार इस तरह की बात करते रहते हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक जबरदस्त माहौल बनता हुआ नजर आया था, जहां बीजेपी और मोदी कमजोर होते हुए नजर आ रहे थे और कांग्रेस और राहुल गांधी मजबूत हो सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उसका लाभ पूरी तरीके से खो दिया। 2020 में जब ग्रुप 23 बना था, शंकर सिंह वघेला गुजरात के बड़े नेता रहे हैं, वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि साहब देखिए, कांग्रेस में जो एक सबसे बड़ी कमी है ना इस समय, वो ये है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उपयुक्त सलाह नहीं मिल रही। सलाहकारों की जो टोली है, केसी वेणुगोपाल, फलाना, जयराम रमेश, उस पर यह एक तरीके से आघात है कि सलाह नहीं मिल रही है। और बार बार फिर एक ये नैरेटिव भी चलाया जाता है कि अहमद पटेल के बाद से तो कांग्रेस बेकार ही हो गई।
कि अहमद पटेल सही सलाह दिया करते थे सोनिया गांधी को, तो इसलिए पार्टी ठीक ठाक चली, 10 साल यूपीए की सरकार भी चली। और अहमद पटेल के निधन के बाद जितने भी सलाहकार हुए हैं, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, फलाना ढिमकाना, दिग्विजय सिंह, जो भी किसी को भी कह दो, उन सब में वो क्षमता नहीं थी जो अहमद पटेल में थी। तो इसका मतलब आप अपने विवेक पर नहीं, अपने सलाहकारों पर ज्यादा डिपेंडेंट है। ये भी राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो गलतियां पे गलतियां हो रही हैं, सुधारने का कोई मतलब नहीं है। बिना वजह, बिना किसी एक्सपीरियंस के प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया 2022 के विधानसभा चुनाव में, और नतीजा क्या हुआ आपको पता ही है। आपका कैप्टन अमरिंदर से पंगा हो गया तो आपने नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर कैप्टन अमरिंदर को हटवा दिया, कांग्रेस साफ हो गई पंजाब से, जबकि वहां स्ट्रांग पोजीशन में थी, बीजेपी वहां बहुत कमजोर थी। तो इस तरह की हरकतों से आप लगातार पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और जहां आपको अपनी दबंगई दिखानी चाहिए, जहां पर आपको पार्टी को सेटल करना चाहिए, जैसे कि हरियाणा में शैलजा का झगड़ा था और हुड्डा का झगड़ा था, वहां पर आप कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इतना तो कहना बिल्कुल स्पष्ट है, जो आज का लब्बो लुबाब मेरे इस वीडियो का है, निष्कर्ष यही है कि राहुल गांधी जब तक हैं कांग्रेस का कोई भला नहीं हो सकता। भले ही खड़गे जी अध्यक्ष बन गए, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर वो जिस तरीके से चलते हैं और आंख मूंद पर उन पर भरोसा करते हैं, तो इसमें ठोकर लगने की संभावना लगातार बनी रहती है। और राहुल गांधी को ठोकर खाने की आदत हो चुकी है। ये वो महारथी हैं जो ठोकर खाने के बाद औंधे मुंह गिरते हैं, उनका मुंह भी मिट्टी में लथड़ पथड़ हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसे झाड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर एक और ठोकर खा लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगले सप्ताह संडे स्पेशल में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।